हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आज की वीडियो में जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है विटामिन, डिजीज एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन 3 टॉपिक्स में आज हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हर एग्जाम में, टेट, नॉन मेडिकल और मेडिकल में तो ये पूछे ही जाते हैं, लेकिन अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जर्नल साइंस का ही टॉपिक है। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, हमारे उस क्वेश्चन में नंबर नहीं वो होने चाहिए, खराब होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अब बोलता है कि कौन सा विटामिन अगर हमारे ब्लड में ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं तो कौन सा विटामिन हमें हेल्प करता है उस ब्लड क्लोटिंग को हटाने में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जितने भी विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी डिजीज होती हैं, बीमारियां लगती हैं, उनको खत्म करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी विटामिन का मेन जो पर्पस होगा वो हमारी जो बॉडी में डिजीज बनती है उनको खत्म करना होगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन दी ब्लड क्लोटिंग। सीधा आपको याद रखना है कि ब्लड क्लोटिंग में जो आपका विटामिन है वो कौन सा होता है। विटामिन ए, नो विटामिन ए नहीं होता, विटामिन सी भी नहीं होता, विटामिन डी भी नहीं होता, तो कौन सा रहा, विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, मतलब ब्लड में अगर क्लोट्स बन जाते हैं तो जो अगर हमारी बॉडी में विटामिन के है या फिर हम इंटेक करते हैं बाहर से विटामिन के, तो वो हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग को क्या करता है, खत्म करता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है विटामिन के इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 2। विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब बोलता है कि जब भी बच्चों में ब्लाइंडनेस की बात आती है तो किस चीज से वो ब्लाइंडनेस हमारी बॉडी में टेक प्लेस करती है, मतलब किस चीज की डेफिशिएंसी से बच्चों में ब्लाइंडनेस आती है। तो ऑप्शंस आर ग्लूकोमा, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस, नंबर डी है आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो आपको सीधा याद रखना है विटामिन ए की कमी से हमें किसकी प्रॉब्लम आती है, ब्लाइंडनेस की। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, याद ही करना है। याद कर लोगे वेल एंड गुड, आपको पेपर में इजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरीबेरी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। तो आपको बताना है कि जो वेरी आपका डिजीज है वो किसकी कमी से होता है। तो वो होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B है उसके भी आगे टाइप्स है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। तो यहाँ पे विटामिन B1 की कमी से आपको क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, बेरी आपको डिजीज होती है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। Which of the following is a fat soluble vitamin। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है। अब देखो 2 टाइप के आपके विटामिन होते हैं जब हम बॉडी में इंटेक करते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। कौन कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन कौन से वाटर सॉल्युबल है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए जो आपका फैट सॉल्युबल है वो कौन कौन से हैं, के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये जो आपके हैं ये सारे आपके के, ई, डी, ए आपके फैट सॉल्युबल है। अदर जो बचे, अदर फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे क्या हैं आपके वाटर सॉल्युबल। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है ना ही वो फैट सॉल्युबल है ना ही वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो कौन सा है, वो है विटामिन एच। विटामिन एच ऐसा विटामिन है जो ना कि वो फैट में सॉल्युबल होता है ना ही वाटर में सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे आपका पूछा है
फैट सॉल्युबल कौन सा है? अब बी भी आपका वाटर सॉल्युबल है, सी भी वाटर सॉल्युबल है, B1, 2 भी बी का ही टाइप है, तो भी ये फैट सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल होगा। तो आपका जो विटामिन के है वो आपका क्या है, यहाँ पे फैट सॉल्युबल है, तो डी इज द राइट आंसर। 5th क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following statement is false about ascorbic acid? आपको यहाँ पे पूछा है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ascorbic acid के लिए फॉल्स है, मतलब रॉन्ग है। तो विटामिन कौन सा विटामिन को हम केमिकल उसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी से लेके हम देखते हैं इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, तो ये ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हमें मतलब शो करता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी ठीक है। जो विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सी है इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, क्या ये हमारी बॉडी में ही बनता है? तो ये आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि विटामिन सी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो जो आपका विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, तो सी इज द राइट आंसर। 5th क्वेश्चन है, इसमें सारे लर्न करने वाले ही हैं, तो समझने वाला कुछ है नहीं है, तो आपने याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट? हमें बोलता है कि नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से बताओ कौन सा ऐसा एसेंशियल मतलब जरूरी न्यूट्रिएंट है जो स्टार्टिंग के दिनों में प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए अपनी डाइट में। आपके ऑप्शंस है थायमिन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी एंड विटामिन डी, सॉरी ई। तो आपका यहाँ पे फॉलिक एसिड जो है वो राइट आंसर होगा। फॉलिक एसिड को इनटेक करना प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत जरूरी होता है, अगर वो नहीं लेगी तो उससे उसके जो बेबी होगा उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, बोलता है विटामिन डी का सोर्स क्या है मेनली? ऑप्शंस आर लेमन, नंबर 2 सनरेज, नंबर 3 ऑरेंज एंड नंबर 4 इज कैश्यू नट्स। तो यहाँ पे आपको सबको पता होगा विटामिन डी हमें मेनली किससे मिलता है, यहाँ ऑप्शंस में से सन रेज से मिलता है। सन रेज में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। किसी भी पर्सन को अगर विटामिन डी की कमी है तो अगर वो धूप में बैठेगा सुबह थोड़ी देर तो उसकी जो विटामिन डी की कमी है वो क्या होगी, पूरी होगी, डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे विटामिन डी का जो सही आपका सोर्स है वो क्या है, सन रेज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में फैट सॉल्युबल किए। फैट सॉल्युबल आपको मैंने बताया कौन से होंगे, के, ई, डी, ए। अदर जो बी, सी होंगे वो क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B2 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बी और सी तो सारे होंगे। अगर बी और सी है तो इसके सारे टाइप्स भी उसके क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल के एग्जाम्पल होंगे। तो आपका यहां आंसर होएगा ऑल ऑफ दी अबव, डी आपका ऑप्शन है यहां राइट। 9th क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा? अब साइंटिफिक नेम भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको सबके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता होना चाहिए किसका साइंटिफिक नेम है। एस्कॉर्बिक एसिड अभी मैंने आपको पीछे बताया, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है फाइटोनेडाइओन। तो ये जो आपका फाइटोनेडाइओन है यही आपका राइट आंसर है विटामिन के का। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो आपका सी है टोकोफिरोल, जो टोकोफिरोल है वो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, लास्ट आता है आपका पेंटोथेनिक एसिड। जो पेंटोथेनिक एसिड है वो विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है, विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है। लेकिन यहां पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, फाइटोनेडाइओन, फाइटोनेडाइओन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th वन। Which of the following disease is caused by deficiency of niacin?
अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नियासिन क्या होता है। नियासिन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज होती है। जो नियासिन होता है वो होता है विटामिन B3। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। तो सबसे पहले ऑप्शन आपको दिया है स्कर्बी, नंबर 2 रिकेट्स, नंबर C है आपके पास प्लेग्रा एंड नंबर 4 है परनीशियस एनीमिया। तो यहाँ पे जो नियासिन या फिर आप बोल सकते हो विटामिन B3 की कमी से जो भी हमें डिजीज होती है वो होता है प्लेग्रा। ठीक है, प्लेग्रा क्या होता है? प्लेग्रा होता है हमारी बॉडी में ना रेड कलर के या फिर डार्क कलर के रैशेज आ जाते हैं, एलर्जी टाइप होता है। ठीक है, तो किसकी कमी से? नियासिन, जिसको आप बोल सकते हो विटामिन B3। तो यहाँ पे आपका C प्लेग्रा इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालेमिन? कौन से विटामिन को आप बोलते हो कोबालेमिन? ठीक है, तो ये भी साइंटिफिक नेम है, आपको बताना है कोबालेमिन किसका यहाँ पे आप राइट आंसर होगा। तो ऑप्शंस आर विटामिन B11, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। तो यहाँ पे आपको याद ही करना है विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? कोबालेमिन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस से कौन सी डिजीज होती है इन चारों में से? ठीक है, वायरस से। तो आपके ऑप्शंस है डायफथेरिया, नंबर 2 है पोलियो, नंबर 3 है ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, एंड नंबर 4 इज टाइफाइड। जो आपका यहाँ पे वायरस से जो हमें डिजीज होती है, बीमारी होती है, वो है पोलियो। पोलियो इज द वायरस डिजीज। बाकी ये जो तीनों हैं टाइफाइड, डायफथेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायफथेरिया। बाकी जो पोलियो है एक बचा है वो क्या है आपका? वायरस डिजीज है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन पे चलेंगे। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। अब लेप्रोसी होता क्या है? अपनी हिंदी लैंग्वेज में हम लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग बोलता है कॉज्ड बाय। आपको पता होना चाहिए कि जो कुष्ठ रोग है वो किससे होता है। तो ऑप्शंस आर बैसिलस, नंबर 2 विब्रियो, नंबर 3 इज माइकोबैक्टीरियम एंड नंबर 4 सेल्मोनेला। तो यहाँ पे आपका जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी डिजीज है, वो किससे होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज है और किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम से। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम। उसकी कमी से ही आपको क्या होता है? लेप्रोसी डिजीज होता है, जिसको हम मतलब आज तक ठीक नहीं कर पाए हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह। तो किसके कमी से होता है? माइकोबैक्टीरियम से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ। अब बोलता है विडाल टेस्ट होता है एक, किस के लिए यूज किया जाता है? मतलब किस बीमारी को पता करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? आता है बहुत बार ये क्वेश्चन। नंबर 1 टाइफाइड, नंबर 2 कॉलरा, नंबर 3 मलेरिया। अच्छा, ये 2 बार हो गया कॉलरा है ना। यहाँ पे नन ऑफ दीज कर लो, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो विडाल टेस्ट है वो होता है किस बीमारी को पता करने के लिए? वो होता है टाइफाइड को पता करने के लिए। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस? अब बोलता है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, ऐसा कौन सा पैथोजन है जो कॉज करता है कौन सी डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में क्या पैदा करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? वायरस से, बैक्टीरियम से, प्रोटोजोआ से या मल न्यूट्रिशन से? तो आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है वो होता है बैक्टीरियम से। कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है ट्यूबरक्लोसिस को करने के पीछे? बैक्टीरियम। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16th वन पे चलते हैं।
विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। अगर किसी पर्सन को जॉन्डिस हो जाता है, बोलता है, तो आपकी मतलब जिस पर्सन को जॉन्डिस हुआ है उस पर्सन की बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, मतलब किस पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम या स्टमक। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन्डिस से कौन सा हमारा ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन इफेक्ट होता है, खराब होता है, कौन सा होता है, लीवर। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन पे चलेंगे। येलो फीवर इज कॉज्ड बाय, एक येलो फीवर होता है, एक तो सिंपल फीवर है लेकिन एक अलग टाइप है फीवर का, येलो फीवर बोलता है वो किसकी वजह से होता है, वो भी हमें बहुत बार पूछा गया है पेपर में। नंबर 1 है अर्बोवायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी, नंबर 2 इन्फ्लुएंजा वायरस, नंबर 3 पोलियो वायरस, या नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको याद ही कर लेना है, रट ही लेना है कि आपका जो येलो फीवर है वो एर्बो वायरस से होता है, जो एंडी इजिप्टी से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन पे चलेंगे। डायरिया इज कॉज्ड बाय, अब सबसे पहले डायरिया होता क्या है। डायरिया होता है जब हमारी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, आंखों में पेन हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, नोजिया मतलब से थकान जैसी लग रही है, उस केस मतलब उस पूरी चीज को मिला के क्या बोलते हैं, डायरिया। बोलता है जो डायरिया है वो किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से, हाउस फ्लाई की वजह से, सैंड फ्लाई की वजह से, या टेस्टी फ्लाई की वजह से। तो हमेशा हमें याद रखना है डायरिया इज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाई, जो घरों में फ्लाईज होती हैं, है ना, उनकी वजह से जो है क्या होता है, डायरिया होता है। तो आपका 18th का बी ऑप्शन राइट होगा। 19th क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, बोलता है कि जब भी किसी को डेंगू हो जाता है, तो अभी जैसे आपका येलो फीवर आया वो भी क्या था, फीवर का ही एक टाइप था। अब एक होता है डेंगू फीवर, जो डेंगू होता है मॉस्किटो उसके काटने से होता है, ठीक है। तो आपका जो डेंगू फीवर है, सिम्टम्स क्या हैं उसके, हाई फीवर, रेडनेस इन आई, या फिर स्नीजिंग। बी ऑप्शन है हाई फीवर, बैक एक, पेन बिहाइंड द आई बॉल। सी है नोजिया, रैशेज ऑन द बॉडी, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें याद रखना है जब भी हमें डेंगू अगर किसी इंसान को या फिर हमें हो तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, हाई फीवर होगा, हमारी बैक पीठ में दर्द होगा, पेन बिहाइंड द आई बॉल, हमारी आंखों के पीछे क्या होगा, बहुत ज्यादा आई बॉल के पीछे क्या होगा, हमें पेन होगा। तो ये है आपके डेंगू के फीवर। तो बी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको हम विडार टेस्ट के द्वारा ससेप्ट करते हैं, मतलब पता करते हैं कि ये विडार टेस्ट हुआ है तो हमें ये टाइफाइड अगर वो पॉजिटिव आ जाता है। तो बोलता है कौन सा बैक्टीरिया है उसको करने के पीछे। नंबर 1 है सैल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें याद रखना है बैक्टीरियल डिजीज तो है टाइफाइड, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन पे चलेंगे। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू, बोलता है कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, छेद हो रहा है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोल दें। तो किसके कारण हो रहा है, ऑप्शंस आर फेरियोसिन्स, फ्लोरीन्स, फिरियोन, या फिर पॉलीहेलोजेंस। तो हमें याद रखना है ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, उसका छेद हो रहा है, होल हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रियोन्स की वजह से, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो किससे निकलते हैं जनरली, जो हम घरों में एसी वगैरह लगाते हैं, है ना, एसी लगाते हैं, उससे क्या कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम फ्रियोन्स भी बोलते हैं। तो आपका जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है इट इज ड्यू टू फ्रियोन्स, या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका सी इज द राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन पे चलेंगे। द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज, बोलता है सन से जो हीट हमारी अर्थ तक आती है वो कौन से टाइप की रिएक्शन एनर्जी है, या फिर आप बोल सकते हो वो जो रिएक्शन होती है सन से जब
गैसेस निकलती है तो किस टाइप की वो रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन या कंबशन। हमेशा याद रखना सन बहुत बड़ा है ना, तो उसमें से जब हीलियम और हाइड्रोजन निकलती है ना, तो उन दोनों में होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, तो यहाँ पे फ्यूजन आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सन से जो रिएक्शन होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो न्यूक्लियर फिजन है ये होता है एटम बॉम्ब्स में। एटम बॉम्ब्स में ये क्वेश्चन टेट में बहुत बार आया है, तो इसको आप ध्यान रखना। न्यूक्लियर फिजन मतलब एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब आपका जो सन से हीट निकल रही है वो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है 23rd क्वेश्चन, द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर। बोलता है कि हमारे एटमोस्फेयर का सबसे ठंडा रीजन, कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। हमारे जो एटमोस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है वो है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर पड़ता है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर किन लेयर्स के बीच में है, स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और ये आपका जो रीजन है बहुत ही ठंडा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत कम होता है, तो ये आपका मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमोस्फेयर। 24th क्वेश्चन पे चलेंगे। एसिड रेन इज प्राइमरली ड्यू टू। बोलता है जो एसिड रेन है वो किसकी वजह से होती है, प्राइमरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना है एसिड रेन मतलब रेन में जब एसिड प्रेजेंट होते हैं तब जो एसिड अगर रेन में होंगे तब जब रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत सारा स्मोक निकलता है ना, स्मोक जो निकलता है एनवायरमेंट में जाता है, एनवायरमेंट में गैसेस के साथ वो मिक्स होता है, किसका, सल्फर के ऑक्साइड्स का और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का। जब वो हमारे एनवायरमेंट में जाएगा तो वहां पे गैसेस के साथ मिक्स होके क्लाउड्स में जाएगा, तो जब बारिश होगी तो उनमें भी वो मर्ज हो जाएगा, तब जो रेन होगी उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25th क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following chemical is used to cause artificial rain? आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कौन सा केमिकल चाहिए होगा। अगर नेचुरल रेन नहीं हो रही है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन कराते हैं एक कंपाउंड से। ऐसा कौन सा केमिकल है जो आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर हेलोजन ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो आपको याद रखना है सिल्वर आयोडाइड, AgI। आपका यहाँ पे इसका सिंबल है AgI। सिल्वर आयोडाइड यूज होता है केमिकल आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शंस आर कोल, सोलर, बायोमास या फिर विंड। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जो एक बार हमें नेचर से मिल गए, दोबारा हमें वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम से मिलेंगे, दोबारा हम उनको नहीं रीयूज या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, कोल। कोल आपका नॉन रिन्यूएबल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके साथ गैसेस भी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आपका ए है आपका राइट आंसर होगा। गैसेस और न्यूक्लियर एनर्जी मैंने ऐड कर दिया, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 27th क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स टू द सॉइल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब बोलता है अगर आप अपने सॉइल्स में, घरों में खेत होते हैं ना, खेतों में जहां आप जो भी अपने क्रॉप्स है उनको उगाते हैं, अगर आप उन
क्रॉप्स को उगाते टाइम क्रॉप्स में बहुत ज्यादा क्या डाल दो, फर्टिलाइजर्स डाल दो, तो बोलता है क्या असर होगा अगर आप उसको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर को लंबे टाइम तक सॉइल में डालते रहोगे। तो ऑप्शंस आर द सॉइल रिटेन इट्स फर्टिलिटी, मतलब वो वैसी ही रहेगी उपजाऊ, द सॉइल बिकम एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, द सॉइल बिकम एल्कलाइन, वो ज्यादा एल्कलाइन मतलब बेसिक हो जाएगी, द सॉइल बिकम बैरन फॉर लाइफ फॉर्म। अब बोलता है जरूरत से ज्यादा डाल दोगे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर तो आपकी जो सॉइल है खेतों में वो क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। बैरन का मतलब है जहां कुछ भी एक टाइम के बाद नहीं उगेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे उसमें क्या डाल दिए हैं, फर्टिलाइजर डाल दिए हैं, पेस्टिसाइड डाल दिए, तो सॉइल बिकम बैरन फॉर लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो ज्यादा एसिड भी डालो, मतलब ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगी, बेसिक भी, लेकिन जरूरत से ज्यादा डालोगे तो वो बैरन हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं आप उगा सकते, कोई भी क्रॉप उसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन पे चलेंगे। अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपको नीचे ऑप्शंस में बताना है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है। द ऑप्शंस आर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, यहाँ पे मीथेन ओजोन नहीं आएगा, अकेला मीथेन, सी है ओजोन, नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है, गैस नहीं है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। आपको इन चारों में से बताना है कौन वाटर पोल्यूशन नहीं करता, है ना। हैवी मेटल सच एज मरकरी, लेड, कैडमियम करते हैं ये, अगर पानी में हम इनको फेंक दे तो ये करते हैं पानी को खराब, पोल्यूटेड। डिटर्जेंट्स भी करते हैं, केमिकल एफ्लुएंस भी करते हैं, मतलब केमिकल्स फेंक दे। फ्रियॉन्स पानी को पोल्यूटेड नहीं करते, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 30th वन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय। बोलता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन से डायरेक्ट आती हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ओजोन स्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको पता है जो ओजोन लेयर है वो कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। तो आपका 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इस तरह से हमने इस सीरीज के भी 30 क्वेश्चन पूरे किए जो विटामिन, डिजीज और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से थे। होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। पेपर आने वाला है, इनको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको पेपर में ये सब क्वेश्चन अगर आए तो भूले ना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।